नमस्कार साथियों, मैं एक्स ऑनरी सुधार मेजर खुशहाल सिंह एक बार फिर वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। देहरादून एक्स एसोसिएशन की तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पहले वीडियो जो थोड़ा लंबा हो गया था, अभी जल्दी कवर करते हैं। जरा आपको ये जरूर बता दूं कि ज्यादातर विसंगतियां 6P कमीशन की वजह से आई, जिसमें ग्रेड लेवल दिया गया वो अपनी जगह सही था, लेकिन ग्रेड का व्यक्ति के स्तर के साथ सही आकलन ना कर पाना सबसे बड़ी गलती हुई, जिसे 7th पे कमीशन में भी नहीं सुधारा गया। हाँ, इतना जरूर है, 7th पे कमीशन में फैक्टर्स दिए थे और फैक्टर्स के आधार पर 2.57 से लेकर 2.81 तक के, लेकिन जिस विभाग ने, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने उनका लेवल अपग्रेड करवाया, वो आराम से हुए हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण और भी हैं, आप पोस्टल से ले लो, आप पशुपालन के ले लो, या स्वास्थ्य विभाग के ले लो, कई प्रकार के। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन 7th पे कमीशन ने सिर्फ एक काम किया हमारे लिए, जेड ग्रुप को वाई में रिवेस्ट किया, लेकिन ग्रेड वहीं का वहीं रहने दिया। मैंने आपको कल एक सह पर्यवेक्षक का भी उदाहरण दिया था कि वो भीड़ का ऊन निकालते हैं, उनका वो रैंक है, काम है, तो वो भी 2400 के ग्रेड में है, सिपाही उससे नीचे। अब एक काम और 7th पे कमीशन ने किया कि एसीपी का एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन करके मॉडिफाइड तो किया, लेकिन क्या मॉडिफाइड किया ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि एसीपी और ग्रेड सबसे बड़ी विसंगति की वजह है, जिसकी वजह से हमारी पेंशन कभी भी सही लेवल पर नहीं आ सकती है। सिर्फ OROP देकर भी उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले उसका बेसिक फैक्टर और बुनियाद सही हो जाएगी तो OROP जो पिछले पे कमीशन वाले लोग होंगे उनके लिए होगा, जो लेटेस्ट आएगा उसके लिए जरूरत ही नहीं है। तो सबको ये विदित है कि सेना में सबको रैंक, सबको हवलदार नहीं बना सकते, सबको नैक नहीं बना सकते, सबको जीसीओ नहीं बना सकते हैं। एक फिक्स रैंक स्ट्रक्चर होता है, तो जो नहीं बन सकते हैं उनके लिए एसीपी का फॉर्मूला जो था वो अपनी जगह देखने सुनने तो बहुत अच्छा है, लेकिन फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक उसका एसीपी 8 साल में आती है, वो नैक पे स्केल को पहली बार कर चुका होता है, उसी प्रकार 16 साल और 24 साल के लिए। इसलिए या तो एसीपी का टाइम पीरियड कम हो, या फिर दो रैंकों के बीच अंतर ज्यादा हो, या फिर फैक्टर्स का सही गुणन किया जाए। जैसे आमतौर पर सिपाही के लगभग 2.5 गुना पर लेफ्टिनेंट साहब शुरू होते हैं। कहने का मतलब एक सिमिलरिटी रैंकों का अगर एक एक करके आकलन किया जाए तो 2.5 से 3 गुना या 3.5 गुना पेमेंट उनका हमसे ज्यादा होता है, होना भी चाहिए। लेकिन यदि एक रैंक एसीपी में हमारा कुछ नहीं मिल रहा है और 3 साल में कैप्टन साहब का अगर 8,000 से ऊपर का बेनिफिट है, तो कम से कम उसका 1/3 या 2.5 का कम करके, 2.5 औसत कम करके, क्या 2-2,500 और 3,000 भी उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि वो 8 साल में एसीपी बनता है, तो जो आपने नैक इंडेक्स दे रखे, जैसे नैक इंडेक्स लेवल का इंडेक्स नंबर 6, वहां पर लिखा है 29,600 छठा इंडेक्स, तो 26,800 से जब वहां पर बंद होगा तो 29,600 पर फिर से एसीपी से शुरू होगा, तो तब बेनिफिट हो रहा है। या तो इंडेक्स लेवल देखा जाए, या फिर एसीपी का ड्यूरेशन कम किया जाए, या फिर दो रैंकों के बीच अंतर ज्यादा किया जाता तो फायदा होता। यही बात प्रमोशन पर भी लागू होती है कि जब भी प्रमोशन हो तो अपने एवरेज प्रमोशन का कितना फायदा हो। जैसे एसीपी नैब सुधार 24 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब 3रे स्तर पर पहुंचते हैं, कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल, पेमेंट 4, और हमारे लिए पेमेंट 2 जब एक हवलदार जी उसमें जाता है तो 21,400 जो उनको फायदा हो रहा है बहुत अच्छा है। वो ज्यादा भी बोले कोई नहीं, कम से कम उसका 1/3, तीसरा भाग 7,000 क्या एसीपी हवलदार के एसीपी आने पर क्या बढ़ जाते हैं? बेसिक में जरा चेक कीजिएगा, कुछ भी नहीं होता। तो इसी प्रकार से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी विसंगति है, एक तो ग्रेड, दूसरा है एसीपी, जिसे लाया तो गया
विसंगति दूर करने के लिए और फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन उसका फॉर्मेट ही ठीक नहीं है, तो पे सही लेवल तक नहीं जाएगी तो पेंशन कहां से बनेगी। अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण इंडियन आर्मी का देता हूं जहां पर अभी तक मैंने कहा कि प्रमोशन लेने पर सर्विस बढ़ती है, वो इंक्रीजमेंट वैसे भी मिलता है, बिना प्रमोशन के भी बढ़ना ही था, या तो जुलाई में लगता है या फिर जनवरी में लगता। लेकिन अब मैं आपको वो रैंक बताता हूं जिसका प्रमोशन लेने पर पेमेंट घटती है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, एक ऐसा रैंक जिसका प्रमोशन लेने पर उसका वैल्यू घटती है, जबकि उसके गजेटेड नोटिफिकेशन में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद उनका जेसी नंबर आता है, लेकिन पेमेंट कम हो जाती है। मैं आपको एक तथ्य प्रकट करता हूं। एक होती है क्लास पे जो हवलदार तक दी जाती है। इन्फेंट्री में 2 क्लास मिलते हैं, 225 के, सेकंड और फर्स्ट के, जो बराबर होता है 450 रुपए। यदि वही जवान कोर का है तो उसको 675 मिलेंगे, क्योंकि उनको थर्ड का भी मिलता है 225। इसी प्रकार जीएसपी होती एक ही रैंक में 3 साल रहने पर, फिर 3 साल अगले रैंक में, उसी रैंक में 6 रहने पर, तो 3 ग्रेड उसे मिलते हैं। तो तीनों का मिलाकर होता है 432, जो मैं कल भी सही कैलकुलेशन वहां पर नहीं हो पाई थी, तो दोनों मिलकर होता है 882 रुपया। और यदि हवलदार जी का अपॉइंटमेंट सीएचएम है और उसका बेसिक 4000 है, तो 2% वो लगा के वो बनते हैं 800 रुपया। तो तीनों मिलाकर लगभग 1500 से 1800 रुपये एक सीएचएम जो अच्छा काम कर रहा है उसे नायब सूबेदार बना दिया जाए, तो ये तीनों चीजें कटकर उसका 1800 वेतन कम हो जाएगा। जो नायब सूबेदार इंक्रीजमेंट उसका जनवरी या जुलाई में, वो इंक्रीजमेंट उसका जहां पर बेसिक पहुंचा है उसका 3%, 4000 है तो 40,000 40,000 गुणा 3 करके 1200 तो ऐसे भी बढ़ने ही बढ़ने थे। अब मुझे बताइए, ये दोहरा मापदंड नहीं है। पहले तो वो रैंक जो गजेटेड राजपत्रित है उसकी तनख्वाह हवलदार से कम हो रही है। इतना बढ़िया पे स्केल आपको हिंदुस्तान आर्मी में, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा दबाया गया, किसी ने उठाया नहीं है। तो क्यों जवान बीआरएस नहीं जाएगा? क्यों वो 24 साल तक एसीपी का इंतजार करे? वहां पर कोई फायदा होता तो नौकरी नहीं करता हो। वॉलंटियर्स कम अपने आप हो जाएंगे, पॉलिसी बीआरएस की जिम्मेदार है। ये बात या तो बताई नहीं जाती या तो दबा दी जाती है। उसके आगे जाकर बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, जहां पर जेसीओ से काम लेना होता है वहां पर वो गजेटेड हो जाता है, ऑफसेटिंग कंपनी कमांडर भी होता है, लेकिन जहां पर उसे देना होता है वहां पर उसे कट कर दिया जाता है। जैसे देने के नाम पर एक क्लास पे, जीएस पे और ये दोनों कट जाती हैं, तो पे नीचे आती है। इसके अलावा जहां पर उसको उचित ग्रेड देना है वहां पर उसको नॉन गजेटेड स्केल दे दिया जाता है, लेवल 6 से शुरू, जबकि होना 8 पर चाहिए था। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस सिविलियन होते हैं, जिसमें एक रैंक होता है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, उनके आगे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट टू नायब सूबेदार नॉन गजेटेड। वो अपने सही लेवल 7 पर है, जो कि इक्विवेलेंट बराबर भी नहीं है, समकक्ष है नायब सूबेदार के, और नॉन गजेटेड भी है। उनका लेवल 7 और नायब सूबेदार जी का 6 है। ये है विसंगति, ये है पे कमीशन का कमाल। ये बताया गया था और ये पास भी हुआ। उसके बाद उनका रैंक आता है एसओ, सेक्शन अफसर। ये गजेटेड लिखा गया है और वो अपने करेक्ट जगह पर है, लेवल 8। इसका मतलब उनके बोलने वाले होते हैं वो सिविलियन हैं, फौजी तो बोल नहीं सकता। और जो वहां जाते हैं वो किसके बारे में बोलते हैं, ये स्पष्ट अब तक हो गया होगा। तीसरी चीज, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका एज पर डीएसआर कहते हैं कि दे आर नॉट ऑफिसर्स। महिलाओं को सम्मान दिया जाए, देश के राष्ट्रपति भी महिलाएं बन रही है, बहुत अच्छी बात है, सम्मान दिया, ऑफिसर से ग्रेड दिया गया, लेकिन डीएसआर ऐसा नहीं कह रही। लेकिन डीएसआर ये कह रही है कि जेसीओ इज गजेटेड एग्जीक्यूटिव क्लास 2। अगर वो क्लास 2 है तो उसका मिलिट्री सर्विस पे न्यूनतम क्यों है? एमएनएस की 10,800 है, जेसीओ जवान की 5200 ही क्यों है? क्योंकि दोनों फाइटिंग फोर्स है, कॉम्बटेंट है इसलिए, और वो नॉन कॉम्बटेंट है इसलिए। मैं किसी के सम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ तर्क की बात था।
और तो इसलिए जेसीओ का लेवल और एमएसपी क्या होनी चाहिए, ये सवाल है जो रखा जाएगा। इसके अलावा एक है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन दो प्रकार से मिलता है साहब। एक तो जेसीओ जब रिटायर होते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी को, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन वो बनते हैं। और ये एक वो लोग ट्रेडमैन्स जिनका जेसीओ पद नहीं दिया जा सकता अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड प्रोफेशन, तो उन लोगों को पेंशन जाते समय ऑर्डिनरी नायब सूबेदार या ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर तक भी उनको दी जाती है। लेकिन पेंशन जाने के बाद जिसकी भी ऑर्डिनरी आती, चाहे ऑर्डिनरी कैप्टन साहब क्यों नहीं बन गए पेंशन आके, गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं देती है। मैं खुद अपनी बात करूं, मेरा बेसिक 52,000 था जब मैं रिटायर हुआ, लेकिन रिटायर के बाद जो मेरे ऑर्डिनरी आई तो बकायदा पार्ट ऑर्डर सेंटर कमांडेंट का एक बधाई पत्र आज भी मेरे पास है। लेकिन क्या मेरे पेंशन में बेसिक में एक इंक्रीजमेंट भी जुड़ा? ऐसा ही जवानों के साथ भी है। इसलिए गुजारिश है भारत सरकार को, कोई भी ऑर्डिनरी आए उसके सम्मान में कम से कम एक इंक्रीमेंट दें। तो इस प्रकार से हम जो अपना मांग पत्र पेश करेंगे भारत सरकार को, उसमें सबसे पहले ग्रेड पर बात की जाए कि ग्रेड वैल्यू एक जवान से लेकर जेसीओ की क्या होनी चाहिए। दूसरा, एमएसपी को इक्वल किया जाए क्योंकि वर्क एक जैसा है। एसीपी का मैट्रिक्स फिक्सेशन अब्लिक प्रमोशन मैट्रिक्स फिक्सेशन इस प्रकार से हो कि उसे कम से कम रैंक वाइज 2 से कम 5,000 6,000 तक बेनिफिट तो हो, वो पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर पेंशन का जो मैट्रिक्स जो 5 पे कमीशन तक थे तो 15 इंक्रीजमेंट थे। इतनी नौकरी आप 40 का इंडेक्स दे रहे हैं, फिर 24 का दे रहे हैं, वहां पहुंचता कौन है? वो हमारे लिए तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम और मिनिमम पे मैट्रिक्स के आधार पर पेंशन बेसिक फिक्स की जाए, जिससे कि सारी विसंगति अपने आप दूर हो जाएंगी। इसके अलावा नायब सूबेदार को उचित सम्मान मैंने पहले ही बता दिया, एज एनएसजी, जहां पर आप 2 स्टार देते हैं, 2 स्टार 1 रिबन नायब सूबेदार, 3 स्टार 1 रिबन सूबेदार, और अशोक और 1 रिबन सूबेदार मेजर। सेम सिमिलरिटी आपके रैंक की 2 स्टार 3 स्टार और मेजर साथ करेक्ट सिमिलरिटी हो रही थी कि कमीशन और जूनियर कमीशन जो व्यवस्था हिंदुस्तान की पहले से आर्मी की बनी हुई है। इसके अलावा अदर पॉइंट आते हैं जैसे वार विडोज, वीआरएस, इनका भी सम्मान और क्या इन्हें मिले। लेकिन जब तक बेसिक स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो इनकी डिमांड का भी क्या करेंगे, उन्हें भी नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आखिरी पॉइंट आता है अलाउंसेस इक्वलिटी, क्योंकि सब सारे मौसम में सभी प्रकार के सभी जवान काम कर रहे हैं। अब रहे प्रश्न, तो क्या गवर्नमेंट को ये सब जो हम बता रहे हैं क्या ये मालूम नहीं था, या फिर जो अधिकारी वर्ग उस पे कमीशन में होते हैं हमारी तरफ से, क्या वो इस बात की पैरवी नहीं करते, नहीं बताना चाहते? तीसरा और इंपॉर्टेंट सवाल, एक निश्चित बजट डिफेंस का, एक निश्चित बजट पे एंड अलाउंसेस के लिए आवंटित किया जाता है, जिसे बांटने के हैसियत से फायदा किसका होता है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक निश्चित बजट जो पे एंड अलाउंसेस के लिए आता है, उसका बेनिफिट किसको होता है जब हमें मिलता कुछ नहीं? वो बजट किसकी जेब में और कहां किस रैंक को दिया जाता है? और अंत में आखिरी सवाल, ये सब चीजें, ये यूनियन बनाना, हड़ताल करना, धरना देना, सार ये सिविल गवर्नमेंट का काम, सिविल गवर्नमेंट के लोगों की होती है। सैनिक को ये वैसे भी हर साइड से देखा जाए तो मैं तो इसे ठीक नहीं मानता, लेकिन आपने मजबूर किया कि हम जंतर मंतर पर आए या रमेला मैदान में आए, धरना प्रदर्शन एज ए सिविलियंस की तरह करें। आज भी हम अपने को सैनिक मानते, सैनिक होता है रिटायर होने के बाद भी। तो बताइए अब किसकी इमेज इसमें खराब हो रही, मेरी या किसी और की या गवर्नमेंट की? क्यों एक जवान को सड़कों पर आना पड़ रहा है? क्यों हड़ताल जैसी चीजें, धरना प्रदर्शन जैसी चीजें, भूख हड़ताल जैसी चीजें हमारे जहन में तो होनी ही नहीं चाहिए थी। हम तो आपको परमेश्वर मानते थे कि जो आप करते हैं आज तक करेक्ट करते हैं। 1973 से आज तक 50 साल चुप रहे, तो क्या इसका फायदा हर बार उठाया जाए? 1973 का इनाम जो बताया 25% पे पेंशन काट दी गई थी, से लेकर आज तक बताइए कब हमारे साथ न्याय हुआ? तो माननीय भारत सरकार से मैं न्याय की उम्मीद करता हूं, और खासकर इस गवर्नमेंट से जो बड़े बड़े फैसले ले सकने में सक्षम है, मांगा उसी से जाए जिस पे विश्वास हो। तो मैं अभी भी पूर्ण विश्वास करता हूं
कि हमारे साथ न्याय होगा और हमारी बात सुनी जाएगी और हमारे ही लोग जैसो जवान ही अपनी पैरवी करें जब भी हक की बात आती है, कोई आदर्श नहीं। ये माननीय रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार से हमारी हमेशा अपील रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।